भारत के संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बताएं कि क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर नियम कानून बनाने और मजहब के आधार पर नियम कानून चलने की छूट देता है क्या? और यदि नहीं तो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज तक क्यों चल रहा है? 1936 का पारसी मैरिज एक्ट आज तक क्यों चल रहा है? 1937 का शरीयत एक्ट आज तक क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे आज भी लगभग 20 से ज़्यादा नियम कानून चल रहे हैं। वो क्यों इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हो रही है? क्यों इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है? मैं संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज बताएं कि क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने की छूट देता है क्या? क्या मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन बनाने की छूट देता है क्या? क्या मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज चलाने की छूट देता है क्या? क्या मजहब के आधार पे लोन और वजीफा देने की छूट देता है क्या? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे रिजर्वेशन करने की छूट देता है क्या? ठेके में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन, हर जगह मजहब के आधार पे। क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे मौलवी को वेतन देने का अधिकार देता है क्या? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर और सरकारी योजनाएं शुरू करने की इजाज़त देता है क्या? यदि नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर मौन है? संसद क्यों मौन है? सारे संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री क्यों मौन है? क्या भारत का संविधान भारत में धर्मांतरण की छूट देता है क्या? क्या भारत का संविधान भारत में घुसपैठियों को बसाने की छूट देता है क्या? क्या भारत का संविधान भारत में घुसपैठियों को रहने की छूट देता है क्या? यदि नहीं तो घुसपैठिए भारत में क्यों है? धर्मांतरण भारत में क्यों हो रहा है? भारत का संविधान, बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा आर्टिकल 30 कहता है कि हाँ भाई मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलत व्याख्या है। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान की सबसे सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं, माननीय सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों से कह रहा हूँ, आर्टिकल 30 को एक बार ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जो माइनॉरिटी हैं वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब मजहबी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन खोल सकते हैं, यानी लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। और भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी के नाम पर स्कीम शुरू करने से पहले, माइनॉरिटी को छूट देने से पहले ये सरकार का दायित्व है, ये संसद का दायित्व है कि सबसे पहले वो माइनॉरिटी को डिफाइन करें। दुनिया में कहीं पे भी जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी नहीं माना जाता। माइनॉरिटी की यूनिट 100 होती है, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होती है। अगर बहुत बड़ा देश है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख होती है, यानी कुछ 100 जिसकी संख्या हो, या कुछ हज़ार जिसकी संख्या हो, या कुछ लाख जिसकी संख्या हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। जिसकी संख्या करोड़ों में है उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। इसलिए अगर माइनॉरिटी के नाम पे कुछ छूट देना भी है तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि भारत में माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए। माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे होगा कि माइनॉरिटी स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, सबसे पहले इसका डिसीजन करना ज़रूरी है। माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन नहीं बनाया, और माइनॉरिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे राज्य सरकारें हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा हुआ है। माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज करने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम ही नहीं इसको सुनवाई करने का। सारा का सारा, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया, फिर मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन क्यों? जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया, फिर मजहब के आधार पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों? फिर मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? क्या हम दूसरे विभाजन की फिर से फाउंडेशन रख रहे हैं? बाल पाटिल केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि मजहब के आधार पे ठीक नहीं है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन एक जजमेंट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर भूल गया और मजहब के आधार चीज़ों के अलाउ करता जा रहा है, बिना माइनॉरिटी को डिफाइन किए, बिना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने किए बिना। भारत को जिस तरीके से भारत की डेमोग्राफी बैलेंस हो रही है, भारत के जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, ये भारत के संविधान के लिए खतरा है। संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री, जज अच्छी तरीके समझ लें। भारत सेकुलर इसलिए नहीं है कि भारत के प्रीएम्बल में सेकुलर लिखा हुआ है। भारत इसलिए सेकुलर है कि यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी सेकुलर है। मेजॉरिटी कम्युनिटी वसुधैव कुटुंबकम को मानती है। भारत में सब कुछ इसलिए ठीक चल रहा है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, इक्वलिटी को मानती है, जस्टिस को मानती है, लिबर्टी को मानती है, फ्रेटर्निटी को मानती है, नेशनल इंटीग्रेशन को मानती है। मतलब भारत में मुगलों ने 1000 मदरसे खुलवाए थे, आज की डेट में 3 लाख से ज़्यादा मदरसे खुल गए हैं।
ये मदरसे हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये मदरसे संविधान के लिए खतरा है। मदरसों में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं सिखाया जाता, मदरसों में कन्वर्जन सिखाया जाता है, और कन्वर्जन से बहुत बड़ा खतरा संविधान को खुद ही है। कन्वर्जन के कारण डेमोक्रेसी को खतरा है, कन्वर्जन के कारण संविधान को खतरा है, कन्वर्जन के कारण संसद को खतरा है, कन्वर्जन के कारण सुप्रीम कोर्ट को खतरा है। ये बात हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं समझ रहे? ये बात हमारी संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज क्यों नहीं समझ रहे? भारत में अराजकता फैलती जा रही है। क्यों? क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। सब कुछ नकली मिल रहा है, दूध नकली, घी नकली, तेल नकली, चावल नकली, दाल नकली, सब्जी नकली, फल नकली, हर चीज़ नकली। क्यों? पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से गाय भैंस कम बढ़ रही है। पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, ज़मीन तो कम होती चली जा रही है। फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में इतना सोच विचार क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में इतना सोच विचार क्यों? समान शिक्षा लागू करने में इतना सोच विचार क्यों? अरे जब मुगल चले गए तो फिर मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है भारत में? अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है भारत में? अंग्रेज चले गए फिर उनका कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर उनका मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? भारत का जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, जो सबको समान शिक्षा देती थी, जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, जहां दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, वो व्यवस्था भारत में क्यों नहीं लागू की जा रही? और सबसे खास बात ये, वोट जीवी नोट जीवी इस पे मौन है। मुझे समझ में आता है, उनको तो सत्ता चाहिए, उनको तो वोट लेना है। सुप्रीम कोर्ट के जज इस पे मौन है, हाई कोर्ट के जज इस बात पे मौन है कि भैया जब देश आज़ाद हुआ, देश संप्रभु हो गया, तो फिर गुलामी की शिक्षा खत्म होनी चाहिए। वोट जीवी नोट जीवी नेता तो कभी नहीं कहेंगे गुलामी का नाम हटाओ, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन, मुझे आश्चर्य होता है कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गुलामी का नाम हटाने की बात नहीं करते। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गुलामी का निशान हटाने की बात नहीं करते। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गुलामी की कुरीतियों के खिलाफ नहीं बोलते। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गुलामी की कुप्रथाओं के खिलाफ नहीं बोलते। ये वोट जीवी नोट जीवी तो चाहते हैं, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है उतना अच्छा उनका दुकान चलती रहेगी। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी गुलामी की पुलिस व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहे, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहे, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहे, गुलामी की टैक्स व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल रहे, अराजकता के खिलाफ नहीं बोल रहे। ये वोट जीवी नोट जीवी नेताओं को तो नहीं पता होगा कि सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों, नशा तस्करों को फांसी होती है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो पता है, उनको तो पता है दुनिया भर में अच्छे अच्छे कानून कहाँ कहाँ चल रहे हैं। फिर हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कभी ये इस बात को क्यों नहीं कहते कि भैया नशा भारत में युवा हमारा बर्बाद हो रहा है, क्यों नहीं सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू हो रहा है? हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो पता है कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, कुछ दिन पहले वहाँ के मंत्री को फांसी हो गई। फिर हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भारत में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून के ऊपर क्यों नहीं बोलते, क्यों विचार नहीं करते? अरे और कुछ नहीं कर सकते, कानून बना सकते तो लॉ कमीशन को तो कह सकते हैं ना कि काम करो, भारत वाला जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और जो चाइना वाला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, दोनों की तुलना करो, एक रिपोर्ट बना दो। इतना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह ही सकता है, इतना तो माननीय हाई कोर्ट भी कह सकता है। भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है वो भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट है। वोट जीवी नोट जीवी न भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे ना जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ बोलेंगे। भ्रष्टाचार तो जितना ज़्यादा हो उनकी दुकान उतनी अच्छी चलेगी। ऐसे जनसंख्या विस्फोट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गरीबी होगी, उतनी ज़्यादा गरीबी होगी उतना ज़्यादा उनके लिए पॉलिटिक्स आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर गरीबी खत्म हुई, पॉलिटिक्स का दिक्कत आ जाती है। फिर जब लोग गरीब नहीं होंगे तो नेताओं से सवाल पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो, आपको ये करना था, आपको वो करना था। गरीब रहेंगे तो उनको भैया बस राशन चाहिए, थोड़ा सा 1000 रुपये महीने में कुछ उनको मुफ्त में चाहिए। और हमारे वोट जीवी नोट जीवी मुफ्तखोरी को बढ़ा रहे। 225 लाख करोड़ का कर्जा भारत के ऊपर हो चुका है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है, कोई हमारे वोट जीवी नोट जीवी नहीं बोल रहे, लेकिन कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को तो कहना चाहिए भैया 225 लाख करोड़ का कर्जा पहले हो चुका है, और भी अगर मुफ्तखोरी बढ़ाओगे और भी फ्री में मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटोगे तो देश बचेगा कैसे? मुझे केवल शिकायत सांसदों विधायकों से नहीं है, और उनसे इनफैक्ट कम है। क्यों? क्योंकि उनका तो काम है, उनके बारे में तो अब आम जनता को मतलब कोई ज़्यादा विश्वास बचा नहीं। हमें तकलीफ इस बात की है, ऐसे राष्ट्रहित के विषयों पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बोल रहे। बोलते भी हैं तो रिटायर होने के बाद, जब तक वो अपनी कुर्सी पे हैं, अपनी सीट के ऊपर हैं, जब तक वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, तब तक संविधान की शक्तियों का उपयोग करके भ्रष्टाचार, अपराध,
गुलामी की व्यवस्था, गुलामी की कुरीतियाँ, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की शिक्षा, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, ऐसे विषयों मतलब व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ये नेता ओटजीवी नोटजीवी नेता तो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने संविधान की शपथ को ध्यान रखें और राष्ट्रहित में अपनी शक्तियों का उपयोग करें, भारत को सुरक्षित बनाएं, आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक देश को बनाएं। नहीं तो यहाँ से जितनी भी टैलेंटेड है, जितनी भी क्रीम है, वो सब भारत देश छोड़ के भाग जाएगी। यहाँ केवल और केवल फिर अराजकता फैलेगी।